बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 23 जिसका टाइटल है बायोटेक्नोलॉजी। बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन अब तक की स्कीम के मुताबिक इसमें से नहीं आएगा। तो बच्चे आपने इस चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से प्रिपेयर करना है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में है, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चे अगर शॉर्ट सिलेबस की मैं बात करूं तो जो इंट्रोडक्शन का टाइटल है वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हमने एक डिटेल चैप्टर को डिस्कस करना है। तो इसलिए आपको थोड़ा ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि आया इसका इंट्रो है क्या, ये है क्या चीज़ एक्चुअली। बच्चे सबसे पहले मैं टाइटल की बात करूँगा जो है बायोटेक्नोलॉजी। बच्चे बायोटेक्नोलॉजी कम्बिनेशन है दो वर्ड का। एक वर्ड हमारे पास है बायो और दूसरा वर्ड है टेक्नोलॉजी। कि टेक्निक्स को इस्तेमाल करना किसके ऊपर? बायो। बायो किसे कहते हैं? लाइफ को कहते हैं, जानदारों को कहते हैं। कि मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों पर। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि हम डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 आपका जो फर्स्ट ईयर का था उसमें आपने बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जानदारों को यूज़ किया जाता है किसके लिए? इंसानियत की भलाई के लिए। बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो वास्ट अगर हम कहें कि उसकी जो ज़्यादातर प्रोडक्ट थी वो कब बनना स्टार्ट हुई थी? तो बच्चे जैसे ही मेंडल ने अपना वर्क पेश किया गया, मेंडल ने किस पे वर्क पेश किया था? जेनेटिक्स के ऊपर, जीन्स के ऊपर, जीन्स के हेर फेर की बात की थी। तो जैसे ही बच्चे मेंडल ने अपना वर्क पेश किया उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या बायोलॉजी के अंदर एक हैरत अंगेज इनकलाब आ गया था कि हम जानदारों की जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, एक जानदार के करैक्टर है उसको तब्दील कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा जो करैक्टर होते हैं उसको हासिल कर सकते हैं। तो मेंडल ने जैसे ही ये वर्क पेश किया उसके बाद ये पॉसिबिलिटी हो गई थी कि हम अपनी मर्जी या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जानदारों के खसूसियात हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो बच्चे मेंडल के वर्क के बाद क्या हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक हैरत अंगेज इजाफा हुआ। उससे क्या हुआ कि हमने जीन का हेर फेर करके डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट बनाई। ये बच्चे अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ये डिफरेंट फील्ड की प्रोडक्ट है। जैसे मैं कह देता हूं कि एग्रीकल्चर है तो इसका मतलब ये होगा कि हमने प्लांट के अंदर जीन्स का हेर फेर किया है। एग्रीकल्चर की मैं बात करूं। इसके अलावा बच्चे इंसान का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए अगर मैं कहूं कि बेकरी इंडस्ट्री की बात करूं या डिफरेंट फैक्ट्रीज वगैरह की बात कर लूं जो इंसानियत की भलाई के लिए या डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा अगर मैं मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डिफरेंट किस्म की अगर आप एंटीबायोटिक्स की बात कर लें, इंटरफेरोन की बात कर लें, इंसुलिन की बात कर लें, ये डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्ट है ये भी हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हासिल की है। इसके अलावा बच्चे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जानदारों को हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। तो जितने भी यानी कि हमारे पास पोल्यूटेंट यानी कि वो अज्जा जो पोल्यूशन काज करते हैं उसको हम काफ़ी हद तक बायोटेक्नोलॉजी की मदद से यानी कि क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे हेल्थ की फील्ड के अंदर जैसे कि हमने अभी बात की है कि हम ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल हासिल कर सकते हैं जिनके करैक्टरिस्टिक हैं वो बहुत अच्छे हों। जैसे कि मैं कह देता हूं कि डिजीज़ रेजिस्टेंस है, तो बच्चे डिजीज़ रेजिस्टेंस होना भी एक अच्छा करैक्टर है। तो इस तरह हेल्थ फील्ड के अंदर या अगर मैं कहूं कि डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन की मैं बात करूं तो उसको बच्चे बनाने में क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइटल के हवाले से। अब जो शॉर्ट सिलेबस में आपका टाइटल या मैं टॉपिक की बात करूं वो बच्चे है सबसे पहले क्लोनिंग ऑफ जीन। ये आपका एक्चुअली सिलेबस का पार्ट है कि क्लोनिंग ऑफ जीन। ये बच्चे आपने अच्छे से समझना है कि क्लोनिंग ऑफ जीन है क्या। क्लोनिंग के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है मेकिंग आइडेंटिकल कॉपी, कि एक जैसी कॉपी तैयार करना सेम टू सेम। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कागज़ है, मैं आपको दे देता हूं कि ये कॉपी करवा लाएं, तो आप जाएंगे फोटोस्टेट शॉप पे, वहाँ आप फोटोस्टेट मशीन से क्या है कि इसकी बिल्कुल एक सेम टू सेम कॉपी है वो बना लेंगे।
तो इसी तरह जब मैंने बात की है क्लोनिंग ऑफ जीन, तो इसका मतलब है कि आइडेंटिकल कॉपी तैयार करनी है, किसकी? जीन की तैयार करनी है। अब इसको समझना कि ये एक्चुअली है क्या। बच्चे मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि आपके पास 50 जीन है और ये 50 की 50 जीन्स क्या हैं कि अच्छे कैरेक्टर वाली हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होगी, आपके पास है एक रहेगी। तो अब आप क्या करेंगे, उस एक से कॉपी तैयार करेंगे, उस एक से क्या करेंगे, कॉपी तैयार करेंगे। या जैसे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास कोई 10 नोट्स की कॉपियाँ थी, मैंने 9 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब मैंने मजीद बच्चों को कॉपियाँ देनी है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास एक होगी मैं उसकी कॉपी बनवा के फिर बच्चों को दूंगा। तो इसी तरह क्या है कि जीन्स की कॉपी तैयार करना। अब इसका फ़ायदा क्या है बच्चे, इसका फ़ायदा ये होगा कि इस जीन्स को हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के यही करैक्टर है वो दोबारा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि ये 50 जीन्स के करैक्टर ये है कि ये रेड आई या रेड कलर है आई का, उसको डिटरमाइन करती हैं। तो होगा क्या कि जब मैं इस जीन्स की कॉपी तैयार करूंगा तो हमारे पास 50 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह क्या होगा कि ये जो करैक्टर होगा वो भी हमारे पास हासिल करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्लोनिंग ऑफ जीन्स में कुछ हमारे पास प्रोसेस होते हैं जिसके ज़रिए हम जीन की कॉपी तैयार कर सकते हैं। बच्चे एक्चुअली क्लोनिंग ऑफ जीन में क्या है कि आइडेंटिकल कॉपी बनाई जाती है, कि सेम टू सेम कॉपी बनाई जाती है। और जब हम कॉपी करते हैं तो हमारे पास जो जीन्स के नंबर है वो क्या है कि बढ़ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन है वो हमारे पास आ जाएगी। अब बच्चे इस क्लोनिंग का जो प्रोसेस है जीन्स का, वो दो तरह से परफॉर्म किया जाता है। एक होता है नेचुरल प्रोसेस और एक होता है आर्टिफिशियल प्रोसेस, ये जिसे हम कह देते हैं कि लेबोरेटरी में हम खुद तैयार करेंगे। तो बच्चे एक हमारे पास प्रोसेस है पीसीआर, इसका एब्रीवेट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बच्चे जो प्रोसेस होता है ये लेबोरेटरी के अंदर हम खुद परफॉर्म करते हैं, हम खुद परफॉर्म करते हैं और इसके ज़रिए हम एक जीन की कॉपी तैयार करते हैं। बेसिकली इसमें होता ये है कि हमारे पास कोई भी जीन्स होती है उसका हम सीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या सीक्वेंस है, पहले एडिनिन है, गुआनिन है, थाइमीन है, जो भी सीक्वेंस है उसको फाइंड करके फिर क्या है कि उसकी आइडेंटिकल कॉपी है वो तैयार करते हैं। ये बच्चे हमारे पास क्या है कि एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। तो आपने ये याद रखना है कि पीसीआर क्या है कि एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। बच्चे ये ऐसा आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे पास आइडेंटिकल कॉपी बनती है वो कम नंबर में बनती है। तो हम कहते हैं लेसर नंबर के अंदर ये कॉपी है वो बनी है। इसके अलावा क्लोनिंग ऑफ जीन के लिए एक प्रोसेस और यूज किया जाता है जिसे कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये बच्चे हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है। तो क्लोनिंग ऑफ जीन के लिए दो प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, एक आर्टिफिशियल है और एक क्या है, नेचुरल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिफिशियल प्रोसेस कौन सा है तो आपने कहना है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेचुरल प्रोसेस कौन सा है तो फिर आपने बताना है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब बच्चे नेचुरल प्रोसेस है तो इसके नतीजे में जो हमारे पास जो कॉपी बनती है वो कितने नंबर में बनती है, लार्ज नंबर के अंदर बनती है। तो पीसीआर इसके उलट था कि वहां क्या थी कि लेस नंबर में बनती थी। अब बच्चे हमने ये अब जो डिस्कस करना है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि आपने नेचुरल प्रोसेस के जरिए जीन की कॉपी तैयार करनी है। तो उसके लिए आपके जो डिजायर्ड स्टेप होते हैं या डिजायर मटेरियल है वो कौन सा होता है। बच्चे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस जीन की कॉपी तैयार करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस जीन की आपने कॉपी तैयार करनी है। अब लाजमी सी बात है जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको उस जीन का पता होना चाहिए और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो जीन्स होती है वो किस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, वो किस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। अगर आपको जीन की पोजीशन का, क्रोमोसोम नंबर का ही नहीं पता होगा तो फिर आप किस तरह एक जीन्स को वहां से सेपरेट कर सकते हैं और फिर उस जीन्स को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि किसी जीन्स को एक जगह से निकालना
और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देना। ये बेसिकली बच्चे हम एक प्रोसेस के अंडर इसको डिस्कस करते हैं, उसे कहते हैं जीन थेरेपी, जिसमें हम एक जीन्स को निकालते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, या डिफेक्टिव जीन्स होती है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये जीन्स का जो हेर फेर होता है उसको हम नाम देते हैं जीन थेरेपी का। तो बच्चे सबसे पहले जब आप जीन की क्लोनिंग करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जीन्स है वो किस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, ठीक है। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस करैक्टर की जीन्स को लेना चाहते हैं, किसकी कॉपी तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं। तो बच्चे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा जीन्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है। वो स्किन का कलर हो सकता है, वो हेयर का कलर हो सकता है, वो सीड की शेप हो सकती है, वो सीड का कलर हो सकता है, ठीक है, व्हाट्सोएवर जो भी है। कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जीन्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट है वो किस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा सेकंड स्टेप है मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर हम कहते हैं कैंची को। बच्चे ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद है और आपने हाथ से उठा ली, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है, बड़ा मुश्किल और बड़ा मेहनत वाला काम है। तो बच्चे मॉलिक्यूलर सीजर हम कहते हैं कैंची को। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि मुझे एक दरख्त है, उससे कोई टहनी पसंद आ गई है, तो लाजमी सी बात है मैं उस दरख्त में सिर्फ उसी टहनी को कट करूँगा। तो उसको कट करने के लिए लाजमी सी बात है मैं किसी चीज़ को यूज़ करूँगा। तो बच्चे इसी तरह क्रोमोसोम से जब हम जीन्स पसंद आती है तो उस जीन्स को हमने कट करना होता है, तो उसके लिए हम एक कटर यूज़ करते हैं और उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है आगे चल के। बच्चे थर्ड जो स्टेप है वो है वेक्टर। वेक्टर किसे कहते हैं? कि जीन्स को कट किया और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसे हम नाम देते हैं वेक्टर का, या इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूलर कैरियर का। कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला। अच्छा बच्चे लास्ट इसका जो फोर्थ स्टेप है उसे कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम कहते हैं जाहिर करना या प्रोडक्ट को फाइंड करना, तो एक्सप्रेशन इजहार को कहते हैं। तो बच्चे ये है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 4 स्टेप। पहला था जीन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा हमने कहा मॉलिक्यूलर सीजर, तीसरा मॉलिक्यूलर कैरियर या इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वेक्टर का, और फोर्थ एंड लास्ट हमारे पास जो स्टेज है उसे कहते हैं एक्सप्रेशन का। अब बच्चे हमने इन चारों स्टेप को वन बाय वन डिस्कस करना है कि आया जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, वेक्टर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं हाउ टू गेट अ जीन, कि जिस क्रोमोसोम की जीन्स में हमारा इंटरेस्ट है उसको हम हासिल कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे उसके लिए 3 स्टेप है या 3 प्रोसेस है वो यूज किए जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप ये है कि आइसोलेट फ्रॉम क्रोमोसोम। आइसोलेट का मतलब होता है अलहदा करना, सेपरेट करना फ्रॉम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये जीन्स मौजूद है। मैं कह देता हूँ कि ये जो जीन्स है ये स्किन के कलर के लिए, और आप ये चाहते हैं कि ये जीन्स हमने निकालनी है। तो एक प्रोसेस तो ये है कि बच्चे आप इस जीन को क्रोमोसोम से ले लें, मॉलिक्यूलर सीजर के जरिए कट कर लें, ठीक है, एक प्रोसेस ये है। दूसरा बच्चे ये है केमिकली। केमिकली कैसे प्रिपेयर करेंगे? मिसाल के तौर पर ये एक जीन्स है, हमें इसका पता है कि इसका सीक्वेंस ये है। जैसे मैं कह देता हूँ एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, इसका सीक्वेंस है। तो हम इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है, या हमारे पास इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इसका सीक्वेंस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो इसको बच्चे हम क्या है कि लेबोरेटरी के अंदर खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर करने के लिए जो डिजायर्ड सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी कंपोजिशन का आपको पता होना चाहिए, फिर आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। थर्ड बच्चे स्टेप है वो है मैसेंजर आरएनए। कि मैसेंजर आरएनए से भी आप एक जीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो जीन्स है ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक पार्ट है। बच्चे आपने 2 प्रोसेस पढ़े थे, एक था ट्रांसक्रिप्शन और एक था ट्रांसलेशन। 2 आपने प्रोसेस पढ़े थे, ट्रांसक्रिप्शन
और बच्चे एक था ट्रांसलेशन। ये सेंट्रल डोग्मा के 2 स्टेप थे। ट्रांसक्रिप्शन में बच्चे ये होता है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और वो आरएनए कौन सा था, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से आगे क्या बनेगी, प्रोटीन बनती है। होगा क्या कि जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बच्चे मैसेंजर आरएनए से हम क्या करेंगे कि दोबारा डीएनए हासिल कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो उलट हो गया है, और इसके अंदर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम होता है जो यूज़ होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। तो बच्चे इस तरह हम 3 स्टेप के ज़रिए या 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से हम जीन को हासिल कर सकते हैं। पहला क्या था, आइसोलेट फ्रॉम क्रोमोसोम, के क्रोमोसोम से हम अलहदा कर लेंगे। दूसरा केमिकली, और तीसरा क्या है कि मैसेंजर आरएनए यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करेंगे, और इससे हम क्या है कि डीएनए का फ्रैगमेंट या जीन है वो हासिल कर सकते थे। तो बच्चे आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस करनी है, इंट्रोडक्शन और क्लोनिंग ऑफ जीन, और ये एक हमने स्टेप डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में डिस्कस करेंगे, वेक्टर और एक्सप्रेशन। इन 3 स्टेप को हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।